नमस्कार दोस्तों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मॉडल पेपर सेकंड। फर्स्ट जो मॉडल पेपर था वो 2018 का था। उसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बचे हुए, वो आप कर लेंगे क्योंकि एकदम ईजी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आज से वो पेपर वो पर्सन में करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में आने की 99% संभावना है। तो मॉडल पेपर सेकंड है, सोल्व करेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक शानदार, एक दमदार क्लास होने वाली है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेन, कॉपी, किताब लेकर तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सेकंड मॉडल पेपर है, वही पैटर्न रहेगा। 3.25 घंटे का टाइम है। उस हिसाब से देखो, जैसे ही ये मैं यहाँ पर पूरा हल करवा दूंगा, उसके बाद में मैं आपको इसकी PDF दूंगा। फिर आप क्या करेंगे, उन प्रश्नों को फटाफट से 3.25 घंटे के हिसाब से आप उनको मिलाएंगे। पढ़ना कैसे है समझ में आ गया आपको। जैसे ही मैं ये पूरा पेपर यहाँ करवा दूंगा, क्योंकि 2018 का पेपर तो आप सभी ने कर लिया है अपने, यानी पहले भी कर लिया है। जब आप तैयारी कर रहे हैं पहले, लॉकडाउन से पहले, उस समय ही आपने कर लिया। लेकिन ये जो मॉडल पेपर्स है, 4-5 मॉडल पेपर है मेरे पास में, वो मॉडल पेपर्स कराऊंगा मैं आपको। तो जैसे ही मैंने ये मॉडल पेपर सेकंड पूरा हो जाएगा यहाँ, उसके बाद मैं आपको PDF दूंगा और फिर आप 3.25 घंटे के हिसाब से उसको एकदम से सही ढंग से हल करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला प्रश्न, आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या है, वही पैटर्न रहेगा। देखो, 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है वो एक नंबर, क्योंकि जो पीछे मैंने आपको पैटर्न बताया है 2018 के, वही पैटर्न रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ो, क्या कह रहा है। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 14 की घात 3 का मान निखिलम सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 14 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। किस सूत्र से? निखिलम सूत्र से। अब यहाँ पर आपको निखिलम सूत्र याद होना चाहिए। आप सारे जानते हो क्या होता है कि ये क्या है, घनफल है। क्या है? घनफल। घात 3 का मतलब क्या है? घनफल। और घनफल क्या होता है? निखिलम सूत्र। घनफल का सूत्र होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ये तो पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में आएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, यानी विचलन की घात 2। और तीसरे पार्ट में आएगा विचलन का क्यूब, यानी घात 3 विचलन का क्यूब। ये सूत्र होता है निखिलम। ठीक है, किसी भी संख्या का घनफल ज्ञात करने के लिए संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, दूसरे पार्ट में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और जो तीसरा पार्ट है उसमें विचलन का क्यूब आता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखो कि 14 में यहां पर आपको संकेत लिखना है। संकेत में क्या लिखा कि संख्या है, यानी मूल संख्या क्या आपकी 14। यहां पर आधार क्या है, आप देख रहे हैं आधार 10 है। कितना है? 10 है। विचलन कितना है? विचलन हमेशा क्या करते हैं भाई, संख्या में से जो संख्या होती है उसमें से आधार घटा दो। कितना आया? 4 आया। आपके पास संख्या है, आपके पास विचलन है, आधार है। ठीक है, आधार तो क्या बताएगा कि आधार में 0 कितनी है? 1 है। इसका मतलब तीसरे पार्ट में 1 अंक होगा, दूसरे पार्ट में भी 1 अंक होगा। आधार तो हमें ये बताता है। अब घनफल ज्ञात कर लो तो क्या आएगा कि 14 की क्यूब, 14 की घात 3 बराबर, मान रखो संख्या क्या है 14 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 4। ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या आएगा? 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना? 4 का स्क्वायर। और तीसरे पार्ट में क्या आएगा? विचलन का क्यूब। हल कर लो, बस उत्तर आ जाएगा। 14 प्लस 4 दुए 8, और ये कितना आ गया? 4 का स्क्वायर 16। 16 को 3 से गुणा करूंगा, 16 3 48। और 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16। 16 को फिर 4 से गुणा करेंगे, कितना आता है? 64 आता है। यानी कितना आया? 14 और 8 कितने हो जाएंगे? 22। दूसरे पार्ट में 48, तीसरे पार्ट में 64। यहाँ आने के बाद में देखो कि आधार में 0, इसका मतलब इस पार्ट में भी 1 अंक होगा, इस पार्ट में भी 1 अंक होगा। जब 1 0, यदि 2 0 है तो इसमें भी 2 अंक होंगे, इसमें भी 2 अंक होंगे। लेकिन आधार में 1 अंक है तो क्या हो जाएगा? देखो, ये जो है वो घात में चला जाएगा, यानी 22 तो है ही है। ये 4 इधर घात में आएगा, 8 यहीं रहेगा, 6 यहाँ घात में आएगा, 4 यहीं रहेगा। तो कर लो, देखो 4 तो ये
6 उधर जाके जुड़ जाएगा 8, 8 6 कितने होते 14, कैरी 1 आते कितना हो जाएगा 5, और ये 5 इधर जुड़ेंगे, 5 और 2 कितने हो गए 7 और 2। ये आपका क्या हो गया, निखिलम विधि से क्या हो गया, घनफल ज्ञात कर लिया। क्लियर हो गया। ये निखिलम विधि से सूत्र आपको ये याद रखना, यदि ये सूत्र याद है तो कोई सी संख्या का आप घनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करो, आपने ये प्रश्न पूरा देखा, वीडियो को रोको और घनफल के 3 या 4 जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको फटाफट से आप अपनी रफ कॉपी में मिला लो। ऐसे पढ़ना है। क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 2 पढ़ो। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है समीकरण 1/x-8 प्लस 1/x-9 बराबर 1/x-5 प्लस 1/x-12 को हल कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या करना है, देखो एक समीकरण दे रखा है जिसमें दे रखा है 1/x-8 प्लस 1/x-9 बराबर 1/x-5 प्लस 1/x-12। इसको हल करना है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं, आपने जो अनुप्रयोग पढ़े थे, मैंने पिछले वाले मॉडल पेपर में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन करवाया था। आपको पता है कि ये जो समीकरण है उसमें LHS में भी 2 भिन्न है और RHS में भी 2 भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 भिन्न है, इधर भी 2 भिन्न है। और आप ये भी नोट कर रहे हैं कि जब सभी चौरम भिन्न है उनके अंश भी समान है। जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको क्या करना है, हरों का योग करना है। क्या करना है, हरों का योग। और वो हरों का योग यदि बराबर है तो इसका हल क्या होगा, उस योग के बराबर 0 कर देंगे। मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, देखो लिखो वाम पक्ष या LHS लिख दो शॉर्ट में, LHS लेफ्ट हैंड साइड का योग के हरों का योग, का योग नहीं हरों का योग। अब बताओ इधर हर कौन सा है भाई, एक तो है x-8 प्लस दूसरा कितना है x-9। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ लो, x और x कितने हो गए 2x, माइनस के 8 और माइनस के 9, माइनस के कितने हो गए 17। यानी LHS के हरों का योग कितना आया, 2x माइनस 17 आ गया। फिर आप क्या करो, RHS के हरों का योग, RHS के हरों का योग करो भाई, कितना है x-5 में क्या जोड़ देना है, x-12 जोड़ देना है। इसको और इसको जोड़ दिया, कितना आया, x और x कितने हुए 2x, माइनस के 5 माइनस के 12 कितने, माइनस के 17। आप देख रहे हैं कि RHS के हरों का योग और LHS के हरों का योग बराबर आ रहा है। तो आपने जो अनुप्रयोग पढ़ा उसके अनुसार क्या होगा, सूत्रानुसार देखो शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि यदि किसी समीकरण में, ये जो समीकरण है उसमें दोनों और दो भिन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सभी भिन्नों के अंश समान है, और दो शर्त तो ये होगी। तीसरी शर्त क्या है कि उनके हरों का योग भी बराबर है, तो हरों का योग भी बराबर है, तो उस समीकरण का जो चर है उसका मान क्या होगा, योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, योग के बराबर 0 होगा। यानी योग 2x-17 का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू याद कर लो, 2x बराबर 17, इधर माइनस का है, उधर जाके किसका हुआ, प्लस का। यानी 2x बराबर कितना आया, 17। आपको x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू बराबर क्या हो, 17/2। यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। यानी दूसरा जो प्रश्न है वो आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। फिर से आपने देखो पीछे वाले, मैं उम्मीद करता हूँ पीछे वाले पार्ट में भी ये प्रश्न था। मैंने आपको क्या कहा, किस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन है उनको फटाफट से मिलाओ। अब आपको क्या करना है, ये आपने प्रश्न देखा, वीडियो को देखो। ये नहीं है कि मैं वीडियो 50 मिनट का बना रहा हूँ, 40 मिनट का बना रहा हूँ, 1 घंटे का बना रहा हूँ तो उसमें टाइम भी उतना ही लगेगा। नहीं, टाइम कम से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को रोको, फटाफट से आप कि ये जो प्रश्न है 2 या 3 उनको वापस मिलाओ। ऐसे करोगे तो अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। एक दिन में क्या करना है भाई, आपको जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्या 10 या 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन मानो आप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन के साथ आप कम से कम 30 क्वेश्चन आप हल करोगे हर रोज के कम से कम। अब 30 क्वेश्चन में हल में बेटा टाइम लगता है,
ठीक है, तो आप एकदम से एक माहौल बना के अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरा प्रश्न है वो आपका क्लियर हुआ। ठीक है, तीसरा प्रश्न पढ़ो क्या है, देखो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। प्रश्न नंबर 3 हल कैसे करेंगे? देखो तीसरी क्लास का क्वेश्चन है, तीसरी क्लास में महत्तम समापवर्तक आ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो 1 नंबर का प्रश्न है, शॉर्ट में करेंगे, अगर 2 नंबर का आ जाता तो थोड़ा सा हम विस्तार से समझाएंगे। अब आप क्या कर लो, आपको जो संख्याएं दे रखी है उनके क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड, रफ कार्य के अंदर अभाज्य गुणनखंड कर लो। 12 के अभाज्य गुणनखंड देखो आप कर लेंगे, मैं बता देता हूँ, 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, ये होगा अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं? जैसे आप 12 का करेंगे तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, तो 2 का भाग दिया 12 में कितनी बार? 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग 1 बार, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3, तो लिख लिया इसके सामने। ठीक है, फिर उसका क्या लिख दो? घातों का, यानी 2 की घात 1 गुणा 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1 आ गया। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणा 5। ठीक है, 21 का आएगा आपका 3 गुणा 7, ये अभाज्य गुणनखंड कर लिए। आपको क्या ज्ञात करना है? HCF। तो HCF किसका किसका? 12 का, 15 का और 21 का बराबर। अब आपको क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें से आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। उभयनिष्ठ का मतलब तीनों में ही है, जैसे 2 इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो क्या आ गया? 3 आ गया। फिर आगे क्या आ रहा है, इसमें 2 और 3 है, इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में नहीं, 5 को नहीं लेंगे, 7 इन इसमें लेकिन इन दोनों में नहीं है, यानी आपको क्या लेना? उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दिए गए सभी गुणनखंडों में समान हो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इसका HCF कितना आ गया भाई? 3, और यही आंसर है, बस कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। आप दिए, देखो यहाँ पर तो संख्या छोटी छोटी दे रखी है तो मैंने फटाफट से कर लिया, अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो आप रफ कॉपी में उनके अभाज्य गुणनखंड करो फटाफट से और फिर उनके सामने लिख दो, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वही उनका क्या होगा? HCF होगा। क्लियर हुआ? दूसरा, अगर आपको LCM पूछ ले, लघुत्तम समापवर्तक पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? देखो मैं ये इसी प्रश्न में क्लियर कर देता हूं। अगर आपको LCM पूछ ले तो क्या करेंगे आप कि सभी गुणनखंडों में, ध्यान रखो, सभी गुणनखंडों में मतलब अधिकतम घात वाला सब लेना है। कौन सी घात वाला? अधिकतम घात। अधिकतम घात का मतलब यहां पर अधिकतम 2 की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, 3 की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 3 की घात 1 आएगा। फिर 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। फिर 7 की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इनको आप मल्टीपल करोगे तब जाके आपको LCM मिलेगा। क्लियर होगा ना? तो देखो LCM में तो क्या करते हैं, अधिकतम घातों के सभी गुणनखंड लेते हैं, अधिकतम घातों के सभी गुणनखंड लेते हैं, और HCF में यानी कि महत्तम समापवर्तक में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की निम्नतम घातें लेते हैं। क्या करते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की निम्नतम घातें लेते हैं। ठीक है, तो यह आपका तीसरा प्रश्न क्लियर हुआ। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न क्या है? पढ़ो भाई। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 साइन 45 कोस 45 का मान ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन दिया है भाई, 2 साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, ये क्या है? गुणा में है, तो मान ज्ञात करना, बस ज्ञात कर लो 2 गुणा साइन 45 का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 1/√2 गुणा कोस 45 का भी मान कितना होता है? 1/√2। हल कर लो, ऊपर मैं गुणा करूंगा, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को फिर 1 से गुणा करूंगा 2 बट्टे √2 को √2 से गुणा करने पर क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा भाई। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चौथा प्रश्न करवा दिया मैंने आपको। देखो 2 साइन 45 कोस 45, कोस और साइन 45 के मान रख दो, उत्तर निकाल लो। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो। अगले वाला प्रश्न है
5वां प्रश्न, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हल कैसे करेंगे, पढ़ो। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो कि एक छड़ है, जैसे मान लिया हमने AB छड़ है और उसकी छाया है वो क्या है, बराबर है, यानी जितनी लंबी छड़ है उतनी लंबी उसकी क्या छाया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो भाई इधर ध्यान दो। माना छड़ की लंबाई x है, कितनी है x। अब x इकाई है, अब हमें मीटर में सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, अगर इसकी लंबाई x आ गई यानी AB कितनी आ गई, x। ठीक है, यहां पर पूरा लिख दो चाहिए, लंबाई AB बराबर x इकाई आ गई। फिर छाया की लंबाई, अब छाया की लंबाई भी कितनी होगी, BC भी कितनी है, x, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों की लंबाई क्या है, समान, जितनी छड़ है उतनी उसकी छाया है। आपको क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। माना उन्नयन कोण थीटा है, तो आप क्या करेंगे, माना तथा, माना एक बार लिख दिया तो इसमें यहां लिख दो, तथा उन्नयन कोण बराबर थीटा है। ये तीनों चीजें हमने मान ली, छड़ की लंबाई मान ली, छाया मान ली, तो अपना आप क्या आ गया, थीटा आ गया। अब आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। अब थीटा का मान ज्ञात करने के लिए वही बात, अगर ये कोण थीटा है भाई तो आप कौन सी संक्रिया लगाओगे, मैं बार बार बता रहा हूं, आपको संक्रिया वही लगानी है जिसमें आपको चीजें दे रखी है। जैसे थीटा आपको दे रखा है तो थीटा तो चाहे साइन लगाओगे तो भी काम आ जाएगा, कोस लगाओगे तो भी काम आ जाएगा, टेन लगाओगे तो भी काम आ जाएगा। और बात आती है भुजाओं पर। अब भुजा कौन कौन सी है, आपके पास AB है, BC है। अब थीटा के लिए AB क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है। तो आपको लंब और आधार यानी वो संक्रिया लगानी है जिसके सूत्र में लंब और आधार आता है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया ना। तो आप साइन लगाओगे, साइन में क्या आता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण आपके पास है ही नहीं तो साइन थीटा क्यों लगाएंगे भाई। आप कोस थीटा लगाओ तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण है ही नहीं तो फिर कोस का क्यों लगाए। टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार दोनों है तो टेन लगाओ ना, क्या दिक्कत है। तो आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या सूत्र होता है भाई, लंब बटा आधार। अब आप मान रख दो कि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान क्या आता है, लंब कितना है आपका x बटे आधार भी कितना है x, यानी क्या आगे मैं यहां कर दे रहा हूं, देखो कि टेन थीटा बराबर क्या आया, एक, x में x का भाग दिया 1 आया। अब आप ये बताओ भाई कि यहां पर टेन का थीटा का क्या मान रखें कि उत्तर 1 आता है, या यूं कहे कि टेन कितने का मान 1 होता है। तो आप सारे जानते हैं कि टेन 45 का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना आया भाई, 45, यानी अतः थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे किया। माना छड़ की लंबाई x मान ली, छाया की लंबाई x, दोनों दे रखा बराबर है, थीटा उन्नयन कोण थीटा माना, टेन की संक्रिया लगाएंगे, टेन क्यों लगाए इसका मैंने आपको रीजन बता दिया। क्लियर हो गया, तो इसके साथ आपका ये 5वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़ो प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिखिए। तो देखो ये तो भाई याद करने वाली बात है कि कोई त्रिभुज है, मैं समझा भी देता हूँ साथ साथ में। त्रिभुज इसके लंब समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक का मतलब होता है कि सामने वाली भुजा पर एक शीर्ष निकलता है और सामने की भुजा पर क्या होता है, लंब समद्वि भाजक किया इसका। ठीक है, तो लंब समद्वि भाजक ये हो गया भाई, भुजाओं का लंब समद्वि भाजक। अब लंब समद्वि भाजक करने के बाद में जो ये लंब समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं इसको बोलते हैं परिकेंद्र। यानी प्रश्न नंबर 6 का हल जो है उसमें आएगा, उत्तर आएगा आपका परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो छोटा सा प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है। आप इसको थोड़ा सा देखो अच्छी तरह लिखने के लिए कि क्या करेंगे। देखो इस प्रश्न में ही मैं आपको उत्तर बताता हूँ कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, और परिकेंद्र को थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर देंगे। कैसे लिखेंगे, उत्तर समझ में आ गया ना, कि
त्रिभुज के लंबसमद्वि भाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पर प्रतिच्छेद, इस बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। आपके बिंदु पथ वाला जो चैप्टर है उसका ये प्रश्न है, एक ही नंबर का प्रश्न है, तो समझ में आ गया। उसको क्या कहेंगे? हम परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, आगे वाला प्रश्न पढ़ो। देखो, 3 असरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या लिखिए। मैंने आपको जो पीछे अध्याय करवाया था 12, उसमें क्या बताया? असरेख बिंदु, 3 असरेख बिंदु। देखो प्रश्न नंबर 7 हल क्या है? 3 असरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मात्र और मात्र एक वृत्त खींचा जा सकता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये दोनों ही प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक वर्ड के हैं, बस लिखने की थोड़ी सी शैली आपको अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिख देंगे कि 3 असरेखीय बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है, और एक वृत्त है, इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे आप? अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर हुआ? परिकेंद्र को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पीछे जो चैप्टर आपने पढ़े उनमें थ्योरी जो है उस थ्योरी में से आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखो 8वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 पढ़ो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो आपको लिख लेना है कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, देखो 2 सिक्कों को एक बार उछालो चाहे 2 सिक्कों को एक बार उछालो, एक ही बात है। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में क्या रहा है कि एक सिक्के को 2 बार, तो एक सिक्के को लिख लो भाई, जैसा कह रहा है ना, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम आपको पता है कि 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 4 आते हैं। या तो दोनों बार ही हेड आएगा, या एक बार हेड आ जाएगा दूसरी बार टेल आ जाएगा, या एक बार टेल आ जाएगा दूसरी बार हेड आ जाएगा, या दोनों बार भी क्या आ जाएगा? टेल। ये 4 स्थितियां बनती है और कोई 5वां परिणाम नहीं है। यानी कुल परिणाम कितने आए? 4 आए। हमेशा ध्यान रखो प्रायिकता वाले के अंदर आपको क्या करना है? पहले कुल परिणाम लिख लो। हमेशा जो घटना घटी उसके कुल परिणाम। यहाँ घटना क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछाला तो कितने परिणाम आएंगे? 4 परिणाम आ सकते हैं। अब आपको पूछा क्या है? आपको पूछा कि अधिक से अधिक एक पट आने की, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो पहले आप क्या करो कि अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम हमेशा लिखना है भाई। ये अनुकूल परिणाम, जब भी आपको प्रायिकता पूछे तो जिसकी प्रायिकता पूछी उसके अनुकूल परिणाम लिखना। कुल परिणाम तो सभी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जिसकी प्रायिकता पूछी, अब प्रायिकता किसकी पूछी है? अधिक से अधिक एक पट आने की, तो उसके कुल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम। अब आपको पता है कि अधिक से अधिक एक ही पट होना चाहिए, कम से कम तो चाहे न हो तो चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक एक होना। समझ में आ रही है ना बात? अधिक से अधिक तो एक ही होना चाहिए, और न भी हो गया तो भी चलेगा, न भी होगा तो भी चलेगा। का मतलब क्या हो गया कि देखो दोनों बार हेड आ जाए तो चलेगा, एक बार हेड दूसरी बार टेल आएगा तो भी चलेगा, एक बार टेल दूसरी बार हेड आएगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों बार टेल यानी दोनों बार पट नहीं चलेगा। क्या कह रहा है? अधिक से अधिक एक ही पट आने की, कम से कम तो चाहे 0 हो, कम से कम तो चाहे 0 हो, लेकिन अधिक से अधिक कितने आने चाहिए? 1। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। 1 2 3। अब आप प्रायिकता याद कर लो, तो क्या लिखो भाई? अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, एक पट आने की प्रायिकता। अब सूत्र लिख लो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, कुछ भी लिख लो भाई। तो क्या लिखो? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये सूत्र रट लो, इस सूत्र पर 100% 1% पक्का आएगा। अनुकूल परिणाम कितने आए? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 4। यही आपका क्या है? आंसर है।
क्लियर हो गया। दो सिक्कों या एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, हमेशा 4 ही परिणाम आएंगे। उसमें से आपको जो प्रश्न पूछे वो कर लेना। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा दे, एक से अधिक पट आने की, अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ये डबल टी भी शामिल हो जाएगा, यानी दोनों पट वाला भी शामिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, तो ये आपका 8वां प्रश्न। 9वां क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 9वां क्वेश्चन है कि वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और अवरोध दूरी 1 मीटर है। कौन सी दूरी पूछी है आपको, रुकने की दूरी पूछी है। प्रश्न नंबर 9 है, ये आपका जो यातायात वाला नियम है यानी सड़क सुरक्षा वाला, उसमें से है। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है वाहन के रुकने की दूरी। तो इसका सूत्र होता है कि रुकने की दूरी बराबर, आपसे पूछा क्या है, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी। तो प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी को जोड़ दो, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, बस ये सूत्र होता है। छोटा सा प्रश्न है। प्रतिक्रिया कितनी देर की है, 2 मीटर प्लस अवरोध कितनी देर की है, 1 मीटर, जोड़ दो कितनी होगी, 3 मीटर। आंसर आ गया। यानी रुकने की दूरी कितनी है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, तो 2 मीटर प्लस 1 मीटर बराबर 3 मीटर। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, 10वां प्रश्न इसके साथ ही बता देता हूं। देखो 10वां प्रश्न क्या है, ये याद रखने वाली बातें हैं भाई, कि यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्यामितीय आकृति होती है। लाल बत्ती होती है वो कैसी होती है। अब देखो आप इसमें चक्कर में मत पड़ जाना कि आप देख रहे हैं कि लाल बत्ती तो ऐसे गोलाकार होती है, आपने देखा होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखो कि इसमें जो छोटी छोटी लाइटें लगी होती है वो किस आकार में होती है, याद रखना है आपको, अष्टभुज होता है। ये अष्टभुजाकार ज्यामिति, कौन सी ज्यामिति, अष्टभुजाकार ज्यामिति में लाल बत्ती किस प्रकार की ज्यामिति में होती है, हमेशा ध्यान रखना है, अष्टभुजाकार ज्यामिति में होती है। ठीक है, तो ये आपके 10% क्लियर हुए, यानी एक ए भाग वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बे भाग पर चलते हैं। बे भाग का देखो 11वां प्रश्न पढ़ो। 27 का वर्ग द्वंद्व योग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है आपको, 27 का वर्ग पूछा है। क्या पूछा है, 27 का वर्ग किस विधि द्वारा, द्वंद्व योग विधि द्वारा। ठीक है, तो द्वंद्व योग विधि द्वारा कैसे करेंगे, देखो आपको पता है, लिखो द्वंद्व योग विधि से। द्वंद्व योग विधि से क्या होता है, आपके पास में 2 अंक है और 2 अंकों का कैसे, 2 अंक है तो क्या होगा, देखो कि 27 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, देखो 27 के संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे, देखो 3 जोड़े बनेंगे। एक तो 2 का जोड़ा बनेगा, एक 27 का बनेगा और एक 7 का बनेगा। संख्याओं का जोड़ा कैसे बनाते हैं, समझ में आ गई ना बात। सभी जानते होंगे कि पहला अंक, फिर 2 अंक, फिर पीछे वाला अंक। जैसे मान लो ये संख्या, इसके जोड़े बनाने तो पहले तो 1 आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा 17 साथ में ले लो, तीसरे में क्या आ जाएगा 100 यानी 4 भी साथ में ले लो, चौथे में क्या आ जाएगा आपको 7 भी साथ में लेना, फिर वापस पीछे से करना है 47, फिर 2 अंक ले लो, फिर लास्ट वाला अंक। समझ में आ गया ना। इस प्रकार आप क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो इसमें 27 में कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 का द्वंद्व, ठीक है, फिर ओब्लिक, फिर 2 के बाद में 27 का द्वंद्व और फिर 7 का द्वंद्व। समझ में आ गया क्या, कैसे करना है आपको, संख्या के जोड़े कैसे बनाने, फिर उसका द्वंद्व। अब आपको पता है एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है, ओब्लिक। 27 का, अब 2 अंकों की क्या होता है, दोनों अंकों का गुणा 2, यही तो होता है। 2 संख्याओं का द्वंद्व योग क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा 2। ठीक है, और फिर 7 का एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है, स्क्वायर। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर नोट कर लो। एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है, उस संख्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 संख्याओं का क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणा, और उसको फिर से किससे गुणा करना, 2 से। दोनों संख्याओं का गुणा 2, दोनों संख्याओं का गुणा 2, 2 संख्याओं का। 3 संख्याओं का क्या होता है, देखो प्रथम संख्या, जैसे 3 संख्या की कोई संख्या है तो इन तीनों को क्या कर दो, इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा, और बीच प्लस में क्या कर देना, बीच वाली संख्याओं का
वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार आप द्वंद्व योग मतलब द्वंद्व योग विधि के द्वारा आप वर्ग ज्ञात करते हैं। तो आप इसको हल कर लो। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, ये कितना हो जाएगा 7 2 14, 14 2 28, और ये कितना आ जाएगा 49। अब दूसरे और तीसरे खंड में एक एक अंक होगा, तो क्या होगा देखो 4, ये 2 हासिल आएगा, 8 यहीं, फिर 4 हासिल आएगा और 9 यहीं। तो 9, 4 इसमें जाके 8 में जुड़ेगा, 8 4 12, 12 का दुआ केरी 1, 1 और 2 ये कितने हो गए 3, 3 और 7 कितने हो गए 7, ये कितने हो गए 4 और 3 कितने हो गए 7। ये आपका क्या हो गया 27 का 729 वर्ग हो गया, किस विधि द्वारा, द्वंद्व योग विधि के द्वारा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न पढ़ो, प्रश्न संख्या 12। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और जैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें देखो √5 का पूछ लेता है, √3 का पूछ लेता है, √7 का पूछ लेता है, 2 + √3 का पूछ लेता है, 7 + √5 का पूछ लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार का बहुत बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आपकी बुक में, एक तो मैं करवा देता हूं, 2 और है, उनको आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। मैं आपको इसमें देखो जितना टाइम लगेगा 10 मिनट का 20 मिनट का जितना भी लगेगा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो क्या आपको सिद्ध क्या करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा क्या लिख दो, सर्वप्रथम माना और √3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है। और √3 क्या एक परिमेय संख्या, ये मानना है, जिसमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए था। यदि ये परिमेय संख्या, इसका मतलब इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, आता है। यदि ये परिमेय संख्या है, आते क्या होगा कि √3 बराबर क्या होगा a/b होगा, जहां b बराबर 0 नहीं होगा, b ≠ 0। क्लियर हुआ, √3 बराबर क्या होगा a/b हो गया। क्लियर हुआ ना, क्योंकि परिमेय संख्या होती है इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, और हमने क्या मानना है कि √3 परिमेय संख्या है। अब इसको थोड़ा सा आगे हल कर लो, b को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा b √3 बराबर a, क्या लिखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, यहां लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर का, तो वर्ग कर दो तो क्या आएगा, वर्ग क्या आएगा b², 3 का स्क्वायर हट जाएगा, √ हट जाएगा और a², b² 3 बराबर a² आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझ लो भाई, a² है, उसके 2 गुणनखंड है, एक तो b² और 3, यानी a² बराबर क्या है 3 गुणा b तो आया। इसका मतलब 3a² का गुणनखंड है, 3a² का गुणनखंड है, इसका मतलब a² 3 से क्या होगा विभाजित होगा। भाई समझ में आया ना, तो क्या लिखेंगे, अतः a² 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। यहां पर आप देखो b² 3 बराबर a² है, तो a² 3 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि a² का एक गुणनखंड है। यहां पर एक बात और लिखेंगे भाई, ध्यान दो कि ab सह-अभाज्य संख्या है। क्या है, सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब देखो यहां पर एक स्टेप लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ए बी सह-अभाज्य, सह-अभाज्य का मतलब है कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे 15 और 17, इसमें 3 का भाग जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, इसमें 5 का जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता। समझ में आ गया ना, सह-अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में किसी एक समान संख्या का भाग नहीं जाता, उनको बोलते हैं सह-अभाज्य। ठीक है, अब देखो a² जब 3 से विभाजित है, किसी संख्या का वर्ग किसी एक संख्या से विभाजित है, इसका मतलब वो संख्या भी विभाजित होगी। जैसे इसको समझने की कोशिश करना कि a² यदि 3 से भाजित है, जैसे मान लो कि 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, उसमें अगर
3 का भाग जाता है, सॉरी 5 का भाग जाता है, तो 25 में भी 5 का भाग जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, देखो a क्यूब 3 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो a भी 3 से विभाजित होगा। तो अतः माना a बराबर 3c। इसका मतलब क्या हुआ कि a में मैंने 3 का भाग दिया तो भाग गया c बार, जहां c रियल नंबर है। c क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है। और वो वास्तविक c है वो प्राकृत संख्या मानो आप, वास्तविक संख्या में तो बहुत आती है, प्राकृत संख्या नेचुरल संख्या मान लो आप, ठीक है। यानी a में देखो ये तो कन्फर्म हो गया कि a में 3 का भाग जाएगा, हमने मान लिया c बार जाएगा। वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर लो, वर्ग करने पर, तो वर्ग करूंगा तो क्या आएगा भाई, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9 c स्क्वायर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहां पर कितना आ गया, इसका मैंने स्क्वायर किया तो a बराबर 3c आ गया और a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर आ गया। यहाँ देखो आप a स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ देखो a स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 मान लो और ये समीकरण 2, तो 1 व 2 से देखो कि ये जो वैल्यू है ये भी a स्क्वायर की है, ये भी a स्क्वायर की है, तो क्या आया b स्क्वायर 3 बराबर क्या आ गया, 9c स्क्वायर आ गया। b स्क्वायर 3 बराबर 9c स्क्वायर, ये 3 इसको 9 को काट देगा तो b स्क्वायर बराबर कितना आया, 3c स्क्वायर आया। ये 3 इसके बट्टे में जाएगा तो 9/3, 9/3 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो b स्क्वायर बराबर 3c आ गया। कितना आ गया, 3c। इसका मतलब क्या हुआ फिर, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर का मतलब है कि b है वो 3 से विभाजित हो रहा है, या b स्क्वायर के 2, देखो b स्क्वायर है उसके 2 गुणन करने 3 गुणा c। अब इसका मतलब है कि 3 का भाग b स्क्वायर में जाएगा, तो वही बात यहाँ वाली, अतः क्या होगा, b स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, b स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, और b स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो b भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। यहां पर पूर्ण विभाजित की बात हो रही है भाई, b भी पूर्ण विभाजित होगा। अब देखो हमने यहाँ पर क्या माना कि ये एक परिमेय संख्या है, तो a बट्टा b के रूप में लिखा जा सकता है, b इक्वल टू नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0। a b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य का मतलब इनमें किसी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पर a 3 से विभाजित है, यानी a में 3 का भाग जा रहा है और b में भी 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। क्या लिखो भाई, इसलिए a व b 3 से विभाजित होते हैं, 3 से विभाजित होते हैं। अगर ये 3 से विभाजित होते हैं तो क्या है कि a b तो सहअभाज्य संख्या होते हैं। ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि क्या a व b सहअभाज्य है। हमने क्या माना कि यह सहअभाज्य, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या तो a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b सहअभाज्य संख्या है। और यहाँ पर इस चीज का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ये तो कह रहा है कि a b 3 से विभाजित हो रहा है, जो हमने कैलकुलेशन मानी क्या मानकर कि ये परिमेय संख्या है। हमने शुरुआत में क्या माना कि ये परिमेय संख्या, उसके अकॉर्डिंग माने तो a और b 3 से विभाजित हो रहे हैं। अगर ये 3 से विभाजित हो रहे हैं तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, और हमने क्या माना, सहअभाज्य संख्या है, तो विरोधाभास हो रहा है। अतः ये कल्पना गलत है कौन सी, कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए
√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो ध्यान से, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन देखो बहुत √3 का, √5 का, √7 का पूछ लेता है, तो क्या करेंगे √11 का। तो ध्यान दो कि उसको अपरिमेय संख्या मान लो, यानी अपरिमेय संख्या तो उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए, और a b दोनों क्या है, सहअभाज्य। ये स्टेप आप जरूर यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ से देखो क्या किया आपने, b √3 बराबर a, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये समीकरण आएगी, और यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें उससे a² क्या होगा, विभाजित होगा, a² विभाजित होगा तो a भी विभाजित होगा, फिर a से विभाजित होगा तो आप मान लो कि माना a बराबर जो संख्या यहाँ आएगी वो c बार भाग जाता है, तो वर्ग करने पर a² के बाद दो समीकरण बनेगी, दोनों समीकरण से फिर b² बराबर मान निकालो, और फिर यहाँ से सिद्ध होगा कि b भी इस संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए a b 3 से विभाजित होते हैं। ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि a b एक से भाज्य संख्या जो हमने माना था उसका विरोध होगा, तो ये कल्पना भी गलत हो जाएगी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो टाइम लगा इस प्रश्न में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चन आप मिलाएंगे, अगर आपकी किताब में है तो अच्छी बात है। देखो √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे आप प्रश्न में, इस वीडियो को यहीं रोके, और √5 एक अपरिमेय संख्या इसी तरीके से इसको सिद्ध करेंगे, और √7 अपरिमेय संख्या है इसी तरीके से सिद्ध करेंगे। दोनों प्रश्न अगर आपके सही आ गए तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, आगे पढ़ो। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न संख्या क्या कह रही है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 छोटा सा प्रश्न है, हल कैसे करेंगे, आपको क्या दे रखा है लिख लो, दिया गया क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 216 वर्ग मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, वर्ग का आयतन पूछा है। क्या पूछा है, वर्ग का आयतन ज्ञात कर लो। पहले देखो वर्ग का आयतन ज्ञात करोगे तो आपको क्या चाहिए, भुजा चाहिए ना, क्योंकि वर्ग के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। मुझे भुजा का क्यूब करना है, और भुजा का क्यूब करने के लिए मेरे पास में भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा कैसे ज्ञात करूंगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा, यानी घन में क्या होता है भाई, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 के 6 पृष्ठ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और 6 वर्ग हो गए तो 6 भुजा स्क्वायर का मान हो जाएगा, तो बराबर कितना, ये आकृति आपको नहीं बनानी है, 216, यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर का मान कितना है, 216। तो कर लो भाई भुजा स्क्वायर, आपको तो भुजा का मान चाहिए, तो 6 उधर 216 के बट्टे में चला जाएगा। क्या आया, भुजा स्क्वायर बराबर, भाग दे लो, कितनी बार गया, 6 18 बच गया 3, 36 6 36, भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। आपको तो किसका मान चाहिए, भुजा का चाहिए, तो 36 का अंडरूट आ जाएगा, स्क्वायर उधर हटा गया तो 36 का अंडरूट, और 36 का अंडरूट कितना होता है, 6 होता है, 6 मीटर, यानी भुजा कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। क्लियर हो गया, भुजा 6 मीटर आ गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, तो घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है भाई, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो कर लो, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा कितनी आई, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब वापस कितना आता है, 216 मीटर क्यूब आता है। ये देखो इस प्रकार का जो प्रश्न एग्जाम में देता है वो आपकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है उसको परखता है। उसको कैसे परखता है कि घन बच्चा क्या करेगा, इसका भुजा ज्ञात करेगा, तो भुजा आई 6, और उसको याद है कि 6 का क्यूब तो 216 आता है, तो वो खुशी खुशी में 216 मीटर स्क्वायर करके आ जाता है। जबकि ध्यान रखना है क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, घन में हमेशा क्या आता है, क्यूब आता है। इस बात को अपने खोपड़े में हमेशा के लिए घुसाए रखो, समझ में आए ना। तो इस घन का आयतन कितना आ गया, 216 मीटर क्यूब आ गया। ओके, आगे देखो
प्रश्न नंबर 14 पढ़ो। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न दे दिया भाई। प्रश्न नंबर 14 क्या दे रखा है वो लिख लो भाई। दिया गया बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे दी 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई लिख लो। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। ये तो दे रखा है आपको 14 और 8। क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र 2πr h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद रखने का तरीका है कि जो परिधि होती है वर्त की उसको h से गुणा कर दो। देखो मैं बता देता हूं कैसे याद करेंगे। आपको पता है जैसे ये वर्त है, ये वर्त है तो ये परिधि कितनी है भाई 2πr है। मैं इस वर्त पर इसी का समान और वर्त रख दूं, मैं क्या रख दूं, वर्त रख दूं। 2 वर्त हो गए। ठीक है, कुछ ऊंचाई बढ़ी भाई, वर्त के ऊपर मैंने वर्त रखा, कुछ ऊंचाई बढ़ी, फिर मैं इसके ऊपर और वर्त रखता हूँ और ऊंचाई बढ़ी थोड़ी सी, फिर इतना ही और रखता हूँ मैं और ऊंचाई बढ़ी, ऐसे ऐसे करते जाऊँगा, रखते जाऊँगा तो क्या बनता जाएगा, एक बेलन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने वर्त रखे, क्या रखे, वर्त रखे। अब एक वर्त परिधि कितनी 2πr है ना, तो ये तो क्या हो गया, उस बारीकी वर्त का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है बाहर का वो हो गया। ठीक है, और फिर मैं उसको h से, जितने ये ऊंचाई करी उसको h से गुणा कर दूंगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझे ना बात। तो इसका सूत्र आप याद रखेंगे 2πr h होता है। मान रख दो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है 14 गुणा h का मान कितना है 8। बस हल कर लो। ये 2 बार कट गया, ये 22 को 2 से गुणा किया 44 गुणा ये कितना आगे 8, 2 को 8 से किया 16। ये कर लो गुणा 16 चौके 64 केरी 6 16 चौके 64 और 6 64 और 6 कितने हो गए 70। ये आपने क्या ज्ञात किया, क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो ध्यान रखना आपको भूलना नहीं है, सेमी स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया ना, क्या आएगा सेमी स्क्वायर। देखो बेलन की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 2πr h 2 गुणा 22 का मान 22/7 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 14 गुणा h का मान 8। 7 से 14 2 बार कट गया, 2 को 22 से गुणा किया 44 गुणा 2 को 8 से गुणा किया 2 उठे 16 और 16 को जब मैंने 44 से गुणा किया तो 16 चौके 64 केरी 6 16 चौके 64 और 6 कितने हो गए 70 हो गए, यानी 704 सेमी स्क्वायर उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ओके, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका सेकंड मॉडल पेपर है, उसके 14% मैंने करवा दिए। आगे के जो पर्सन है वो 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आपको 5 मॉडल पेपर ऐसे करवाने वाला हूं कि उनमें से 90% क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में पढ़ेंगे। अब 90% वो पढ़ेंगे जो मैंने आपको तरीका बता रखा है, उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ये मानो कि 100% यानी कोई भी पर्सन बाहर आने की संभावना नहीं है। समझ में आ गया ना। जो का जो पेपर पढ़ेगा पढ़ते जाओ, 30 जून याद रखो और उससे पहले अपनी जितनी भी एनर्जी है उस पूरी एनर्जी को इन 2 एग्जाम में लगा दो जो आपकी बकाया है। जो आपके पीछे कमजोर एग्जाम हो गए उनको कवर करने का आपके पास में अच्छा मौका है, अपना गोल अचीव करने का बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत खूब आपको टाइम मिला हुआ है, अभी भी टाइम है। तो अभी से आप पढ़ने का तरीका है जो मैंने बता रखा उसे चलते जाओ और मैथ्स स्टडी हब के साथ जुड़े रहो। जो भी समस्या है मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ। जहां पर भी अपने आस पड़ोस से जो बुक्स मिले कहीं से भी कैसे भी करके, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए गणित का जो आपको आता नहीं है, क्योंकि आपने पीछे 10 महीने तक गणित पढ़ी है और अभी जो आपको टाइम मिला है ये उसको कवर करने का टाइम है। समझ आ गई बात। तो जुड़े रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय